दोस्तों आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि माता पिता की ज़मीन से भाइयों ने नाम कम करवा दिए, फिर से बहनों के नाम कैसे जुड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस ग्राफ के माध्यम से हम सब कुछ समझने वाले हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर माता या पिता जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके नाम की जो ज़मीन रहती है उसमें भाई जो रहते हैं वे ही अपना नाम दर्ज करवा लेते हैं और बहनों के नाम जो है वे दर्ज नहीं होने देते हैं। तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार से बहनें अपने पिता या अपने माता की संपत्ति जो है उसमें फिर से अपने नाम दर्ज करवा सकती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ऐसे समझेंगे कि यहाँ पर यह एक पुरुष है, यह एक महिला है, ये दोनों आपस में पति पत्नी है, ठीक है। और इन दोनों के दो पुत्र है, यह एक पुत्र है, यह एक पुत्र है और दो पुत्रियाँ हैं, एक पुत्री यह है, एक पुत्री यह है। और इन चारों पुत्र पुत्री के यह पिता है और यह माता है, ठीक है। अब हम यह मान लेते हैं कि इनके नाम पर यह ज़मीन है, या तो हम यह मान लेते हैं कि इस माता के नाम पर है या इस पिता के नाम पर यह ज़मीन है, ठीक है। अब इसमें से अगर इस पिता की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में कानून में जो प्रावधान दिए गए हैं वे यह है कि अगर किसी भी भूमि स्वामी की अर्थात किसी ज़मीन के मालिक की मृत्यु होती है तो ऐसी स्थिति में उसकी जो ज़मीन है, ये ज़मीन जो है इसके सरकारी कागज़ में इस व्यक्ति के सभी वारिसों के नाम दर्ज किए जाएंगे। अब इस व्यक्ति के वारिस कौन कौन कहलाएंगे, तो देखिए यह महिला जो है अर्थात इसकी पत्नी जो है और इन दोनों पुत्र और दोनों पुत्रियों की माँ जो है यह इस व्यक्ति की वारिस रहेगी। और इसके साथ साथ इस महिला के साथ साथ ये दोनों पुत्रियाँ और ये दोनों पुत्र भी इस व्यक्ति के वारिस माने जाएंगे। और इसकी मृत्यु के बाद में इस जमीन के सरकारी कागज़ में इन चारों पुत्र पुत्री और इस पत्नी का नाम दर्ज किया जाएगा। और इसके लिए मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 109 और 110 में प्रावधान दिए गए हैं कि तहसीलदार महोदय के समक्ष इस प्रकार का आवेदन जो है इस भूमि स्वामी की मृत्यु के बाद में इसके किसी भी वारिस की ओर से प्रस्तुत किया जा सकता है। और तहसीलदार के द्वारा वारिस की रिपोर्ट प्राप्त करते हुए इस जमीन के सरकारी कागज़ में इस व्यक्ति का नाम हटाकर इन चारों पुत्र पुत्री और इस पत्नी का नाम दर्ज किया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि यह पुत्र और यह पुत्र जो है इसका नाम और इस पत्नी का नाम जो है इस जमीन के सरकारी कागज़ में दर्ज हो जाता है और इन दोनों पुत्रियों के नाम जो है वे सरकारी कागज़ में दर्ज अगर नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों पुत्रियाँ क्या कर सकती है कि इस जमीन के सरकारी कागज़ में इन दोनों पुत्रों के साथ में और इनकी माता जो है उनके नाम के साथ में इन दोनों पुत्रियों का नाम भी इस जमीन के सरकारी कागज़ में दर्ज हो जाए। तो इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा कि जैसे ही इन दोनों पुत्रियों को इस बात की जानकारी होती है कि इस जमीन के सरकारी कागज़ में इन दोनों पुत्रों ने अर्थात इन दोनों के भाइयों ने अपना नाम दर्ज करवा लिया है और साथ ही साथ माता का नाम भी इस जमीन के सरकारी कागज़ में दर्ज करा लिया है, तो ऐसी स्थिति में जानकारी दिनांक से जो आदेश जो है जो तहसीलदार ने आदेश पारित किया है उस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि जो है इन दोनों बहनों को निकाल लेनी चाहिए। और उस आदेश के विरुद्ध जो तहसीलदार महोदय ने आदेश किया है उस आदेश के विरुद्ध उस आदेश की जानकारी से 45 दिन के भीतर एसडीओ महोदय के समक्ष अपील पेश करना चाहिए। उस अपील में ये दोनों बहनें जो है ये अपीलांट कहलाएगी, ठीक है। और ये महिला जो है इनकी माता जो है यह रेस्पोंडेंट और यह भाई जो है ये भी रेस्पोंडेंट कहलाएगा। जब इन लोगों के द्वारा एसडीओ महोदय के समक्ष अपील मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 44 के तहत पेश की जाएगी, तो उस अपील का सूचना पत्र इस महिला को भी भेजा जाएगा, इस पुत्र को भी भेजा जाएगा और इस पुत्र को भी भेजा जाएगा, ठीक है। अर्थात इसके दोनों भाई और इनकी माता जो है उनको नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस मिलने के बाद में इनका पक्ष भी एसडीओ के द्वारा सुना जाएगा। अगर जो आदेश पारित किया है तहसीलदार ने उसको 45 दिन से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है, अर्थात इन दोनों बहनों को इस नामांतरण की जो इन दोनों लोगों का और इस महिला का नामांतरण इस जमीन के सरकारी कागज़ में हुआ है उस नामांतरण की जानकारी अगर इन दोनों पुत्रियों को आदेश से 45 दिन के बाद में होती है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों बहनों को उस अपील के साथ में जो अपील एसडीओ महोदय के समक्ष पेश किए उस अपील के साथ में धारा 5 अवधि विधान का आवेदन भी पेश करना चाहिए। पहले अवधि विधान का आवेदन जो है वह डिसाइड किया जाएगा एसडीओ के द्वारा कि हाँ वास्तव में इन दोनों पुत्रियों को नहीं सुना गया है तहसीलदार के द्वारा और तहसीलदार
कि वहाँ पर इस पुत्र ने और इस पुत्र ने झूठी जानकारी देकर और मौजा पटवारी से झूठी रिपोर्ट बनवाकर आदेश प्राप्त कर लिया है और इस जमीन के सरकारी कागज में इन दोनों पुत्रियों का नाम दर्ज नहीं होने दिया है। तो ऐसी स्थिति में एसडीओ जो है वे क्या करेंगे कि धारा 5 का आवेदन भी स्वीकार कर सकते हैं और जो अपील इन दोनों बहनों ने एसडीओ महोदय के समक्ष पेश की है उस अपील को भी स्वीकार किया जा सकता है और उसके बाद में तहसीलदार का आदेश जो है उसे निरस्त कर दिया जाएगा और इस जमीन के सरकारी कागज में इन दोनों भाइयों के नाम के साथ में और इस माता के नाम के साथ में इन दोनों पुत्रियों का नाम भी दर्ज किया जा सकता है। अब देखिए, अगर इन दोनों भाइयों ने इस जमीन के सरकारी कागज में इन दोनों का नाम और इनकी माता का नाम या इन दोनों भाइयों का नाम दर्ज करवा लिया है और इस जमीन को अगर किसी तीसरे व्यक्ति को विक्रय कर दिया है, अर्थात वो पंजीयक कार्यालय में जाकर इस जमीन को किसी तीसरे व्यक्ति को विक्रय कर दिया है और इस व्यक्ति के नाम पर यह जमीन जो है सरकारी कागज में दर्ज हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों ये इस जमीन को अपने नाम पर कैसे करवा सकती है। तो देखिए, इसके लिए इन दोनों बहनों को क्या करना पड़ेगा कि जैसे ही इन दोनों बहनों को इस बात की जानकारी होती है कि इसके पिता की मृत्यु होने के बाद में इस जमीन के सरकारी कागज में इन दोनों बहनों का नाम दर्ज नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों बहनें क्या करेगी कि उस नामांतरण आदेश की नकल निकालेगी। ठीक है, उसके बाद में अगर इनको यह भी जानकारी होती है कि इस जमीन को इन दोनों भाइयों ने मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दी है, अर्थात इनका नामांतरण करवाकर इन दोनों भाइयों ने अपना नामांतरण करवा लिया है और किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दी है, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों बहनें जो है वे संपूर्ण दस्तावेज अर्थात वह रजिस्टर्ड विक्रय पत्र और नामांतरण आदेश और पूर्व में जब ये ज़मीन जो है सरकारी कागज में इनके पिता के नाम पर थी वह सरकारी कागज की प्रमाणित प्रतिलिपि निकालकर ये दोनों बहनें जो है वादी के रूप में सिविल न्यायालय में सिविल सूट दायर कर सकती है, जो कि स्वत्व घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा और आधिपत्य प्राप्ति और इस जमीन के बंटवारे के लिए दावा पेश कर सकती है कि यह जमीन जो है इन दोनों पुत्रियों के पिता की जमीन है, अर्थात इनकी पैतृक जमीन है और इस जमीन में इन दोनों पुत्रियों का भी हिस्सा है, लेकिन इन दोनों पुत्रों ने तहसीलदार के वहाँ पर पटवारी से मिलकर और झूठी जानकारी देकर अपने नाम पर यह जमीन करवा ली थी और इस जमीन को अवैधानिक विक्रय पत्र के माध्यम से अर्थात सेल डीड के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित कर दिया है। इसलिए जो अंतरण किया है वह इनके ऊपर बंधनकारी नहीं है, इसलिए उस विक्रय पत्र को भी निरस्त किया जाए और इस जमीन में से जो भी हिस्सा इन दोनों बहनों का है वह हिस्सा इनको प्रदान किया जाए। इस प्रकार का दावा जो है ये सिविल न्यायालय के समक्ष लगा सकती है। ठीक है, अब सिविल न्यायालय के समक्ष जब दावा लगाया जाएगा तो सिविल न्यायालय के समक्ष ये दोनों बहनें जो है ये वादी रहेगी। ठीक है, और ये दोनों भाई जो है इनके अर्थात इस व्यक्ति के पुत्र और यह अन्य व्यक्ति जो है यह प्रतिवादी रहेगा। ठीक है, फिर इनको सूचना पत्र दिया जाएगा, इसको भी दिया जाएगा और इन दोनों पुत्रों को भी सूचना पत्र अर्थात इनके दोनों भाइयों को सूचना पत्र दिया जाएगा। इनका पक्ष भी सिविल न्यायालय के द्वारा जाना जाएगा। ठीक है, सुना जाएगा और इस व्यक्ति का भी पक्ष सुना जाएगा। संपूर्ण सुनवाई सिविल न्यायालय के द्वारा करने के बाद में अगर सिविल न्यायालय को ऐसा लगता है कि हाँ वास्तव में यह जमीन जो है यह इस व्यक्ति के नाम पर थी और इस व्यक्ति ने इन लोगों को किसी प्रकार की कोई वसीयत नहीं की थी और यह ज़मीन जो थी यह वास्तव में पैतृक ज़मीन थी और यह व्यक्ति जो है इसके ये 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं और एक पत्नी थी या एक पत्नी है। ठीक है, तो इस ज़मीन में इन सभी लोगों का हिस्सा है, लेकिन इन दोनों पुत्रों ने और इस महिला ने या इन दोनों पुत्रों ने मिलकर यह ज़मीन इनके नाम पर करवा ली थी तहसीलदार से। ठीक है, और यह ज़मीन जो है इन दोनों पुत्रों ने किसी अन्य व्यक्ति अर्थात इस प्रतिवादी को बेच दी है, जबकि इन लोगों को इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। तो ऐसी स्थिति में वह दावा जो है वह स्वीकार कर दिया जाएगा और यह ज़मीन जो है इसमें इन दोनों पुत्रियों का हक अर्थात इनका स्वत्व जो है वह घोषित कर दिया जाएगा और अगर इस ज़मीन पर किसी अन्य व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है तो वह कब्जा भी इन पुत्रियों को दिला दिया जाएगा और जो विक्रय पत्र हुआ है उसे भी शून्य घोषित किया जा सकता है। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर इस पिता की मृत्यु हो जाती है और इस पिता ने यह ज़मीन जो है
ये किसी को वसीयत नहीं की है और ऐसी स्थिति में अगर इसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद में अगर इस जमीन के सरकारी कागज में इस पुत्र का नाम, इस पुत्र का नाम, इस पुत्री का नाम, इस पुत्री का नाम और इस पत्नी का नाम दर्ज हो जाता है और नाम दर्ज होने के बाद में अगर यह पुत्री और यह पुत्री अर्थात इन दोनों भाइयों की ये दोनों बहनें जो है ये उपपंजक कार्यालय जाती है और उपपंजक कार्यालय जाने के बाद में अगर इनके द्वारा अपना हक जो है उसका त्याग जो है इन दोनों भाइयों के पक्ष में या इनकी माता के पक्ष में कर दिया जाता है और उस हक त्याग के आधार पर इस जमीन के कागज में जिसके भी पक्ष में इन दोनों बहनों ने अपना हक त्याग किया है उनका नामांतरण हो जाता है तहसीलदार न्यायालय के माध्यम से अर्थात राजस्व न्यायालय के माध्यम से नामांतरण हो जाता है और इस जमीन के सरकारी कागज में जिन व्यक्ति के नाम पर इन्होंने हक त्याग किया है उस व्यक्ति का नाम दर्ज हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उस हक त्याग को ये दोनों बहनें जो है ये भविष्य में किसी प्रकार से चैलेंज नहीं कर सकती है अर्थात उसको निरस्त नहीं करवा सकती है। तो मैं विश्वास रखता हूँ कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।